जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में जो है नई शिक्षक नियमावली 2023 पास हो चुका है, जिसके तहत वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाई करके शिक्षक बनने के इंतजार में थे, वैसे अभ्यर्थी को अब एक और एग्जाम से गुजरना होगा, जो एग्जाम लेने वाली है बीपीएससी। और वो एग्जाम है दोस्तों सुपर टेट का। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि जब सिलेबस आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सिलेबस देखिए, सिलेबस आपको भी पता है क्या रहने वाला है। शिक्षक परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षकों से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें सीडीपी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भाग रहे हैं दोस्तों, पढ़ने से भाग रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको भागना बिल्कुल ही नहीं है। आपको जो सीडीपी को तो पढ़ना अभी से शुरू कर ही देना है, क्योंकि सीडीपी के बिना तो कोई भी शिक्षकों से संबंधित शिक्षक बहाली हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षकों से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें सीडीपी तो सिलेबस में रहता ही रहता है। तो दोस्तों हम लोग जो है सुपर टेट का क्लास शुरू कर दिए हैं और आज जो है ये सुपर टेट का पहला क्लास है। और पहला क्लास में हम लोग क्या लेके चले हैं, सीडीपी को ही लेकर चले हैं। और सीडीपी का आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इससे प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये मेरा क्लास है वो दोस्तों मनोविज्ञान पर है। मनोविज्ञान देखिए, यहाँ मैंने लिखा मनोविज्ञान साइकोलॉजी। ये सुपर टेट का पहला क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी देखिए, मनोविज्ञान जो है ये अंग्रेजी के दो शब्द, ये साइकोलॉजी अंग्रेजी के दो शब्द साइको और लोगोस, साइको और लोगोस से मिलकर साइकोलॉजी बना है। अंग्रेजी के दो शब्द साइको और लोगोस से बनकर साइकोलॉजी बना है। साइको का अर्थ है आत्मा, साइको का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, आत्मा। और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का क्या मीनिंग हो गया, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है मेरे दोस्तों, मनोविज्ञान है, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है अंग्रेजी के दो शब्द साइको और लोगोस से मिलकर बना है। साइको का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के सिद्धांत देखिए, यहाँ मैंने लिखा है मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं मूल्यों का विकास, सिद्धांत एवं मूल्यों का विकास करने का श्रेय जो है वो एक मनोवैज्ञानिक को जाता है, जो है सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं मूल्यों का विकास करने का श्रेय किन्हें जाता है, सिगमंड फ्राइड को जाता है, ठीक है। जिन्होंने मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। सिगमंड फ्राइड महोदय जो थे ये मनोवैज्ञानिक, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को उस ऊंचाई तक लेकर गए जो स्थान इन्हें मिलना चाहिए था। उस स्थान को सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविज्ञान को दिलाया। उस स्थान पर जो है इन्होंने मनोविज्ञान को काबिज किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से इन्हें ऊंचाई पर ले गया, इन्होंने मनोविज्ञान को इतने ऊंचाई पर ले गया, उसके ऊपर भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता विलियम वुंड महोदय को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जो पिता है वो विलियम वुंड महोदय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का पिता, विलियम वुंड महोदय को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। विलियम वुंड ने 1779 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया। ये विलियम वुंड महोदय ने 1779 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था मेरे दोस्तों, विलियम वुंड महोदय ने 1779 ईस्वी में। इन्होंने प्रयोगशाला में देखिए, इन्होंने प्रयोगशाला में व्यक्ति एवं पशु पक्षी के व्यवहार, व्यक्ति एवं पशु पक्षी के व्यवहार एवं उनकी
मानसिक क्रियाओं, व्यवहार एवं उनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया। इन्होंने जो है अपने प्रयोगशाला में व्यक्ति के साथ साथ, मनुष्य के साथ साथ ठीक है, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी के भी व्यवहार का इन्होंने अपने प्रयोगशाला में अध्ययन किया। विलियम वुंड महोदय ने, जिन्होंने प्रयोगशाला का कितना ईस्वी में, 1779 ईस्वी में इन्होंने प्रयोगशाला का निर्माण किया और उस प्रयोगशाला में इन्होंने पशु पक्षी के व्यवहार के बारे में भी अध्ययन किया और व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में भी अध्ययन किया। और पशु पक्षी की जो मानसिक क्रिया है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, सारे चीजों का अध्ययन किया और व्यक्तियों के मानसिक क्रिया का भी इन्होंने अध्ययन किया, विलियम वुंड महोदय ने। उन्होंने कहा मनोविज्ञान का, किन्होंने कहा, विलियम वुंड महोदय ने कहा मनोविज्ञान का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। विलियम वुंड महोदय ने जो अध्ययन किया, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया, उससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनोविज्ञान का जो है उसका सीधा संबंध मस्तिष्क से है, दिमाग से है। मनोविज्ञान का सीधा संबंध किससे है? मस्तिष्क से है, दिमाग से है। किसने कहा? विलियम वुंड महोदय ने कहा। मानसिक क्रिया के अंतर्गत आने वाली क्रिया, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान का सीधा संबंध जो है वो मस्तिष्क से है, यानी मानसिक क्रिया से है। ठीक है, मानसिक क्रिया से है। अब ये मानसिक क्रिया जो है इसके ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि मानसिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, मानसिक क्रिया है क्या। ठीक है, मानसिक क्रिया क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मानसिक क्रिया के अंतर्गत जो आने वाली क्रिया है वो क्या है? संवेदना। क्या है? संवेदना। दूसरा है अवधान। क्या है? अवधान। प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति, चिंतन। सीखना तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति और चिंतन, ये सारे चीज मानसिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो मानसिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या क्रिया आती है? संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति और चिंतन। अब देखिए यहां मैंने लिखा उपरोक्त सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? मानसिक क्रिया के अंतर्गत। तो मानसिक क्रिया के अंतर्गत ये 6 चीज आती है, संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति और चिंतन। अब इन 6 के ऊपर हम लोग विचार करेंगे बारी बारी से, बिल्कुल आपको बारीक से समझाते हुए मैं इसको डिटेल से बताऊंगा ताकि इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में ना छूटे। तो दोस्तों आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस परीक्षा में आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। दोस्तों मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, वैसे बच्चे जो सोचते हैं कि जब सिलेबस आ जाएगा उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस रहने वाला है इसका कि आप पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो भी शिक्षक से संबंधित परीक्षा होती है उसमें जीके जीएस का को भी सिलेबस में ऐड किया जाता है और उसका जो जीके जीएस का जो सिलेबस रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है। ठीक है, तो आपको बहुत लंबा सिलेबस पढ़ना है, इस वजह से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, 4 से 5 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने और एग्जाम तक में 4 से 5 महीने का ही समय मिलेगा और उतने कम समय में इतने लंबे सिलेबस को की तैयारी करना कठिन होगी दोस्तों। इस वजह से मैंने ये सुपर टेट का बैच जो है वो शुरू कर दिया है और उस सब्जेक्ट को पहले मैं उठाया हूँ जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित या शिक्षकों से संबंधित सारे एग्जाम में शामिल किए जाते हैं। निश्चित रूप से इसमें आपको कहीं भी दो राय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप कंफर्म रहिए। सीडीपी से तो प्रश्न आप भी समझते हैं, सीडीपी से तो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जो बच्चे इसे छोड़कर भागना चाहते हैं कि जब सिलेबस आएगा तभी पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एग्जाम से बचने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, आपके एग्जाम तो होंगे ही होंगे, आपको एग्जाम में शामिल होना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आंदोलन क्यों ना हो, एग्जाम तो होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल ही एग्जाम से नहीं घबराते हैं। बहुत सारे बच्चों ने
ऐसा भी कमेंट किया सर ये अच्छी बात है कि एग्जाम ली जाती है। इससे क्या होंगे, जो वो नकलची वाले स्टूडेंट है, जो नकलची साइड वाला रास्ता अपना कर जो बच्चे आते हैं दोस्तों, उनके लिए तो परेशानी है। वो बच्चे ऐसे ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। और आप जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने मेहनत के बलबूते सीटेट बीटेट क्वालिफाई हुए दोस्तों, तो आप निश्चित ही इस परीक्षा को भी उसी तरह से आप बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। बशर्ते कि आप सारे वीडियोज को देखें, हमारे चैनल से जुड़ के रहें और एक भी क्लास मिस ना करें। आपको क्वालिफाई करवाना हमारा काम है, उसके लिए आप मेरे ऊपर वो काम आप मेरे ऊपर छोड़ दे, सिर्फ आपको सारे वीडियोज देखने हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो मानसिक क्रिया है उसके अंतर्गत जो ये छह क्रिया आती है वो क्या क्या। अब देखिए संवेदना से क्या समझते हैं आप। यहां मैंने लिखा, अगर एक बच्चा, उदाहरण देकर मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। अगर एक बच्चा अगर उसका भाई रोने लगता है, आपने देखा होगा आस पड़ोस में, अगर एक बच्चा है स्कूल में हो या कहीं आस पड़ोस में, अगर उसका एक भाई डर के मारे रोने लगता है तो उसका जो दूसरा भाई होता है वो भी रोने लगता है। तो दोस्तों यही जो दोनों के बीच का जो संबंध है, यही क्या है दोस्तों, संवेदना है। क्योंकि उसका एक भाई रोया और उसको देखकर उसका दूसरा भाई भी गर्वित हो जाता है कि मेरा भाई रो रहा है, और उसको देखकर वो खुद भी रोना शुरू कर देता है। तो यही क्या है, संवेदना है। क्या है मेरे दोस्तों, ये संवेदना है। दूसरा क्या, आवाधान। आप समझ चुके होंगे संवेदना। आवाधान क्या है, मन को एकाग्रचित करके किसी काम को करना। मन को एकाग्रचित करके किसी काम को करना ही क्या है, आवाधान है। जिस प्रकार से आप अभी मन को बिल्कुल एकाग्रचित करके वीडियो देख रहे हैं और सीडीपी सीख रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है मेरे दोस्तों, सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई करना है आपको। आपका लक्ष्य वहां है, आपका ध्यान वहां है। इस वजह से आप जो है क्या कर रहे हैं कि मन को एकाग्रचित करके अभी एक ही काम कर रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों क्या, आवाधान। मन को एकाग्रचित करके जब एक काम को किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, आवाधान कहलाता है। और जब आप मन को बिल्कुल एकाग्रचित करके एक काम को करेंगे तो वो काम निश्चित ही बहुत अच्छे ढंग से सफल होंगे। ठीक है, तो आप लोग जिस प्रकार से अभी मन को एकाग्रचित करके पढ़ रहे हैं, तो आपका जो काम है सुपर टेट का परीक्षा क्वालिफाई करना, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से इस परीक्षा को मेरे दोस्तों क्वालिफाई करने वाले हैं। अगला है प्रत्यक्षण। देखिए प्रत्यक्षण क्या है, किसी भी चीज को लेकर धारणा बनाना। किसी भी चीज को लेकर धारणा बनाना ही क्या है, प्रत्यक्षण है। प्रत्यक्षण क्या है, किसी भी चीज को लेकर धारणा बनाना प्रत्यक्षण है। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर मेरे दोस्तों कह दिया जाए कि चार पैर जिसको होते हैं वो क्या है, चार पैर वाले जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, भैंस होते हैं। चार पैर वाले जो भी होते हैं वो भैंस होते हैं। तो बच्चे के मन में एक अवधारणा बन गई कि चार पैर जिसको होगा वो क्या होगा, भैंस कहलाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, अगर चार पैर का अगर शेर भी देख लेता तो बच्चा क्या कह देगा, ये भैंस है, क्योंकि इसके चार पैर है। अगर चार पैर वाले गाय को भी बच्चा अगर देख ले तो वो भी कह देगा कि ये क्या है, भैंस है, क्योंकि उसके मन में एक अवधारणा बन चुकी है कि चार पैर जिसको होता है वो क्या कहलाता है, भैंस कहलाता है। ठीक है, तो यही है क्या, अब यही क्या है, प्रत्यक्षण। क्या है मेरे दोस्तों, यही प्रत्यक्षण, यानी किसी भी चीज के बारे में धारणा बना लेना ही क्या है, प्रत्यक्षण। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्मृति के बारे में। स्मृति क्या है, तो जो चीज हमने पहले सीखी उन्हें पुनः स्मरण करना, रिकॉल करना स्मृति कहलाता है। जो चीज हमने पहले सीखी उन्हें पुनः रिकॉल करना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। जैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब तुम पढ़ते हो, जो चीज तुम पढ़ते हो उसे क्या करो, जब सोने के लिए जाते हो तभी क्या करना है, आंख बंद कर लो और जितनी भी चीज आपने पढ़ी है, जो भी चीज आपने पढ़ी है उसे आप क्या करो, आंख बंद करके एक बार दिमाग में घुमाओ, रिकॉल करो, उसको याद करो। तो वही क्या है मेरे दोस्तों, वही है स्मृति। उसको रिकॉल करना, उसको याद करना ही क्या है, स्मृति है। ठीक है, तो
जो चीज आपने पहले सीखी उन्हें पुनः स्मरण करना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। अगला देखिए यहाँ चिंतन। चिंतन क्या है, अर्थात सोचना। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, चिंतन का क्या अर्थ होता है, सोचना। चिंतन का क्या अर्थ होता है, सोचना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न दे दूं और आपको कहूं कि आप इस प्रश्न का हल निकालिए, तो दोस्तों आप हर संभव प्रयास करेंगे, हर वो चीज करेंगे जिससे कि आपको उस प्रश्न के या वो समस्या जो है हल हो जाए या उसके हल जो है आपको मिल जाए। तो दोस्तों यही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। सोचना, सोच कर किसी भी समस्या को हल करना ही क्या कहलाता है, चिंतन करना। ठीक है, तो ये चिंतन हो गए। तो ये जो है मानसिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती है, संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति और चिंतन। ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है मानसिक क्रिया के अंतर्गत, जिसको मैं बारीक से अभी आपको समझाया। आई होप आपको ये क्लास बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए मेरे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। आपको मैं पुनः इससे और अच्छे ढंग से उदाहरण देकर इससे और बेहतर तरीके से समझाकर आपके पास तक पहुंचाऊंगा दोस्तों, ताकि आपका जो लक्ष्य है सुपर टेट की परीक्षा पास करके बिहार में शिक्षक बनना और बिहार के बच्चों नौनिहाल का भविष्य सुधारना, तो दोस्तों वो जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य में मैं मददगार साबित हो सकूं। इसलिए मैं दोस्तों इतना मेहनत करके वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं, ताकि आपकी परीक्षा की जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो बेहतर से बेहतर तरीके से करवाई जा सके। अब देखिए इसके परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मनोविज्ञान है, इसके परिभाषा के ऊपर जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने मत अलग प्रकार से दिए हैं, अलग अलग प्रकार से परिभाषा को दिए हैं। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे, वुडवर्थ महोदय, इन्होंने कहा कि व्यक्तियों का पर्यावरणीय संबंध एवं क्रिया, पर्यावरणीय संबंध एवं क्रिया को दर्शाने का अध्ययन जो है वो क्या है, मनोविज्ञान है। किसने कहा, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि व्यक्तियों का पर्यावरण के साथ, व्यक्ति का जो पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, आवरण है, उसे वही क्या पर्यावरण कहलाता है। तो हमारे चारों ओर के साथ, हमारे चारों ओर जो समाज है, प्राकृतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, उसके साथ जो हम अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो संबंध है हमारा उनके साथ, उन क्रियाओं का जो हम अध्ययन करते हैं, वही क्या है, मनोविज्ञान है। वही क्रिया क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने कहा था। अगला देखिए क्रो एवं क्रो, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा व्यक्तियों का आपसी व्यवहार, व्यक्ति का जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो आपस में व्यवहार होता है, आपसी व्यवहार का अध्ययन, आपस में जो वो व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन एवं उनके संबंधों का अध्ययन, आपसी व्यवहार और उनके संबंध, उनके जो आपस में संबंध है उनका अध्ययन जो है करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। किसने कहा था, क्रो ने कहा था। अब इन दोनों परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों, ठीक है, इन दोनों परिभाषा के अनुसार, वुडवर्थ और क्रो के अनुसार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों, पशु पक्षी के आपसी व्यवहार, व्यक्तियों का भी आपसी व्यवहार और पशु पक्षी का जो आपस का व्यवहार है एवं उनकी क्रिया, और वो जो क्रिया करते हैं, ठीक है, वो जो मानसिक क्रिया करते हैं, ठीक है, मानसिक क्रिया के उद्देश्य एवं लक्ष्य, और मानसिक क्रिया जो करते हैं उसका क्या उद्देश्य है, वो काम करने का उनका क्या लक्ष्य है, को स्पष्ट कर उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसको एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कि ये जो वुडवर्थ और क्रो है, इन दोनों के परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति और पशु पक्षी के आपसी व्यवहार एवं उनकी क्रिया, उनका जो अपना आपसी व्यवहार है और वो जो क्रिया करते हैं
उस क्रिया करने का उद्देश्य और लक्ष्य, क्रिया करने का उद्देश्य और लक्ष्य के को स्पष्ट कर उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उद्देश्य और लक्ष्य का जो है अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो दोस्तों निश्चित ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और जो है आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो दोस्तों हम लोगों ने आज से ही ये जो सुपर टेट का बैच है उसका शुभारंभ किया है, और ये जो है पहला क्लास है, सुपर टेट का पहला क्लास है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से मैं करवा सकूं और जो आपका लक्ष्य है शिक्षक बनने का, मैं उस लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए मनोविज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। मनोविज्ञान कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या? व्यवहारिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसके बारे में और विस्तार पूर्वक ये टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी पढ़ते पढ़ते कहीं बोर ना हो जाए। इस वजह से आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको पढ़ाने का तरीका मैं पुनः कह रहा हूँ, ये बैच जो है ये सुपर टेट स्पेशल बैच है, जो कि बिहार में जो नई शिक्षक नियमावली 2023 लागू की गई है, जिसके तहत उन तमाम बच्चे को फिर से एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जो एग्जाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी और जिसका नाम क्या है? सुपर टेट एग्जाम। तो दोस्तों खास करके ये सुपर टेट स्पेशल बैच है। तो दोस्तों आज से हम लोगों ने इस बैच का शुभारंभ किया है। तो आप अगर इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी जो है दोस्तों मैं बेहतर से बेहतर ढंग से करवा सकूं। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।